वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पीजीटी का पेपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो हमारा पीजीटी का जो पेपर है वो लास्ट पेपर है जो कि हुआ था 2021 में। तो ये हमारा लास्ट पेपर है, तो हम इसको अच्छे से कवर करते हैं क्योंकि इसमें भी बिल्कुल भी आपको मोनोटोनस फील करने की नीड नहीं है। अब क्योंकि इतना आपने समय दिया ही है तो अपने लास्ट पेपर को भी अच्छे से समय दीजिए। और आप सभी को पता है, अगर आपने किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर टाइम दिया है तो उसी के हिसाब से आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्योंकि आपको ये याद रखना है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। हो सकता है टाइम के अनुसार आपको उस टाइम पे रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि आप कितना भी वृक्षों को कितने भी घड़े पानी से सींच लीजिए, लेकिन वो जो फल मिलते हैं वो ऋतु आने पर ही मिलते हैं। तो जब भी आपके जो अभी आप ये जो मेहनत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे या जिस पे, तो वो अभी समझिए कि आप वो वही वाटरिंग कर रहे हैं अभी अपने प्लांट्स में। और जब ऋतु आएगी तो आपको फ्लावर के रूप में आपका जो रिज़ल्ट है वो निश्चित ही आपको मिलेगा। तो ये कुछ मेरा मोटिवेशनल कोटेशन के साथ स्टार्टिंग करने का यही पर्पस था कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कुछ इन्हीं अच्छे विचारों के साथ हम शुरू करते हैं अपना लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर पीजीटी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप हमारा पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, किसने कहा है। आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की नीड ही नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी इज़ अ रनअवे सोसाइटी किसका है। तो जब भी रनअवे सोसाइटी की बात होगी या भगौड़े समाज की, तो उसका आंसर एंथोनी गिडिंग्स है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने कहा है विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। तो जब मैरिज के बारे में वो मोर देन रेगुलर सेक्स रिलेशनशिप के आगे की बात करते हैं, तो वो हैं आपके वेस्टर्न मार्क, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का। अभी मैंने जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ाया वेवर का, तो उसमें मैंने आपको बताया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब उसमें कोई भी डिवीज़न होता है किसके अकॉर्डिंग, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग, तब हो जाता है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जो डिवीज़न होगा वो किसके अनुसार होगा, परिस्थिति के अनुसार। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयु जो है उसके आधार पर हम भेद करते हैं कि वयस्क अपराधी है या बाल अपराधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये बुक किसने लिखी है। तो ये आपको पता है, ये बुक लिखी है माल्थस ने। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक लिखी है माल्थस ने। और नेक्स्ट है हमारी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी बुक किसकी है। तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी बुक जो है वो है बर्जन की, पीटर बर्जर की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी के रहे हैं उनको तो बेसिक पता होगा। जो लोग अभी प्रिपरेशन में आए हैं तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ उन पर आप स्पेशली फोकस करते रहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ ही साथ बहुत बेसिक क्वेश्चन भी हैं, आपको लर्न है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी। तो यहाँ पे बात हो रही है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन की बात कौन करता है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोऑपरेशन होता है, तो वो है मैकाइवर एंड पेज। तो उसमें आंसर हो जाएगा मैकाइवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, लघुत्तम समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलंघन करता है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार आया है कई एग्ज़ाम में। और जब उसमें कम्युनिटी के बारे में वो कहते हैं कि सभी पक्षों का आलिंगन करेगा, तो वो हो जाएंगे किंग्सले डेविस, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है ऑल एस्पेक्ट को एम्ब्रेस करेगा सोशल लाइफ के। तो कम्युनिटी एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल है ग्रुप, जिसमें हम सारे जो एस्पेक्ट हैं वो समाहित होते हैं। तो ये डेफिनेशन डेविस की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया। तो वैसे तो आप जानते हैं दरखाइम ने की आत्महत्या के प्रकारों का, जो मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपके लिए वो लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उसमें दुर्खीम के सुसाइड के टाइप्स तो बताए ही हैं।
उसी के साथ साथ मैंने जो और इम्पॉर्टेंट टाइप थे, जैसे मैंने उसमें आपको जो ईगोइस्टिक, अल्टरिस्टिक और जो एनॉमिक फैटलिस्टिक सुसाइड था, उसमें मैंने आपको अल्टरिस्टिक सुसाइड के 3 टाइप बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको जाके आप मेरी वीडियोज़ पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो अभी तक एक ही एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आप इस एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, जो अल्टरिस्टिक सुसाइड के टाइप उन्होंने बताया, उसमें बताया था ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल और एक्यूट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नीड है हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाने की। तो दुर्कheim का सुसाइड वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट हमारा है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो गीता में आपने जब गीता को पढ़ा है तो उसमें पता ही है, सत्य रज तम की बात करते हैं, और उसके आधार पे उन्होंने ये भी बताया है किसमें कौन सा ज़्यादा होता है, किसमें कौन सा कम होता है। तो फिलहाल आपको याद करना है सत्य रज तम, तो इसमें मानसिक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल की बात कौन करता है। तो E.A. रॉस ने सबसे पहले बात की थी, ये करेक्ट आंसर है। और ये इन्होंने जब भी सोशल कंट्रोल की बात होगी तो सबसे पहले नंबर पे E.A. रॉस आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार जो है वो प्रशस्ति कोट का विवाह कहा गया है। तो प्रशस्ति कोट का जो विवाह कहा गया था वो तो आपको पता ही है, ब्रह्मदेव आश्रय जो थे वो उच्च कोट के थे, और जो निम्न कोट का था वो था आपका गांधर्व विवाह। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, पॉपुलेशन बॉम्ब बुक के कौन लेखक हैं। तो पॉपुलेशन बॉम्ब के जो लेखक हैं वो पॉल एनरिच हैं। अभी तो ये पीजीटी में पहली बार पूछा गया था उस टाइम में, लेकिन अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि कई बार आ चुका है और हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो उससे देख लीजिएगा। वैसे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स माल्थस ड्यूमा का तो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वो तो है ही नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कि भाई इनके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कौन है, तो इस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर हो, तो ऐसे भी करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल मैंने देखा है 3 से 4 पेपर में पूछा जा चुका है, एमपी के सेट में भी आ चुका है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट यही इसलिए भी है कि पहली बात तो ये है कि इसमें किसने उल्लेख किया, यही पूछा है। तो उल्लेख तो एल्बर्ट ने किया, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे ये भी पूछता है कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं, तो आपको पता होना चाहिए, स्थायित्व है, सतहीपन है, गुमनामी है, और इंडिविजुअलिज्म है। तो ट्रांजिस्टी, सुपरफिशियलिटी, एनॉनिमिटी और इंडिविजुअलिज्म है। और ये अभी अब ये पूछने लगा है कि कौन सा एक नहीं है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, एक तो कौन दिया है, उसके साथ साथ आपको ये चारों विशेषताएं भी याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी चार विशेषताएं। तो उसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, TSAI जो है वो विशेषता है एल्बर्ट के अकॉर्डिंग। टी से ट्रांजिस्टी हो जाएगा, सुपरफिशियलिटी हो जाएगा, अनोनिमिटी हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म हो जाएगा। आप कोशिश करिए इनको इंग्लिश में लर्न करिए, क्योंकि हिंदी में सिनोनिम चेंज हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी आप अगर शहर की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे व्यक्तिवाद होता है, कोई किसी से बात नहीं करता है, अनोनिमिटी होती है, कोई किसी को जानता नहीं होता है, लोगों को अपनी पड़ोसियों के बारे में नहीं पता होता है। सुपरफिशियलिटी का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा सतहीपन है, अंदर से कुछ पता नहीं होता है, दिखावा होता है। और स्थायित्व का मतलब ये है कि स्थायित्व बना रहता है, तो वो तो है ही। तो इसलिए आपको ये 4 विशेषताएं लर्न होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, इसमें कौन सी एक नहीं है, और ये पूछा भी जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। स्टैटिस्टिकल, सोसाइटल, सोशल और एसोसिएशनल। ये तो पूछा ही जाता है कि किसका है, तो बीर स्ट्रीट का है। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है सिमिलरली, जैसे मैंने इसके ऊपर बताया कि इसमें से कौन नहीं है, तो इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको चारों विशेषताएं लर्न होनी चाहिए। और इसकी ट्रिक है SSA।
तो इससे आप कर लेंगे कि बीयरस्टेड ने जो ग्रुप की विशेषताएं बताई थी वो था स्टैटिस्टिकल, सोसाइटल, सोशल, एसोसिएशनल। ये तो बहुत बार आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को लर्न होगा। नेक्स्ट है 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। ये बुक किसने लिखी? तो ये तो पता ही है आपको, अगर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी भी पूछता है, इतना सब कुछ नहीं लिखता, तब भी आप जान जाते हैं कि स्पेंसर की बुक है। और सबसे पहले अब यहाँ पे ये आपको लर्न हो गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक थी वो कब पब्लिश हुई, 1877 में पब्लिश हुई, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या पूछे। तो आपको अब यहाँ ये लर्न करने को मिल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक थी वो पहली ऐसी बुक थी जो सिस्टमेटिक, फुल स्केल सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस थी। तो अगर ये पूछेगा तो ये हो जाएगा, बाकी ये बुक तो पता ही है कि स्पेंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सी एजेंसी सोशल कंट्रोल की जो फॉर्मल एजेंसी है। तो आपको फॉर्मल एजेंसी जब बताना है तो आप पहले इसमें देखिए जितनी भी दी हैं, जैसे फोक वेज हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, सोशल फेयर हो गया, तो ये सारी इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे फॉर्मल हमें सिर्फ एक ही दिख रही है जो है स्टेट, तो हमारी फॉर्मल हो जाएगी एजेंसी स्टेट। ये तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इसको मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। श्रीपुरम में स्टडी किसने की है? तो आपको पता है आंध्रे बत्ते। रामपुरा में स्टडी किसकी हुई है? श्रीनिवास। और समीर पेट एससी दुबे, और जो किशनगढ़ी है उसमें मैक मैरिट। तो इस हिसाब से हम मैच करेंगे तो ए में 4 हो जाएगा, बी में 3 हो जाएगा, और सी में फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ है 1961 में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट भी हमारा मैचिंग वाला है, तो गैमिन सॉफ्ट, गैसल सॉफ्ट तो आपको पता ही है, टॉनिज का है, कल्चरल लेक भी पता है, अकबन का, सुसाइड दरकाइम का, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट किसका है? पेरेटो का। तो आपने इसको मैच कर लिया। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डिस्कशन की नीड नहीं है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ भी आपको पता है किसकी बुक है? दरखाइम की है, इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसमें भी कुछ याद करने की नीड नहीं। पावर एलीट भी आप जानते हैं किसकी बुक है? CW मिल्स की है। तो आपने देखा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसीलिए मैक्सिमम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे और बहुत ज़्यादा सही थे। तो कुछ ही क्वेश्चंस पे हमें इसमें काम करने की नीड होती है, बाकी तो सब लोगों को पता ही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर, ये आप जानते ही हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, किसने किया? डेनियल थार्नर का है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको पता है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है तो जीवन की सामग्री जो है वो गणितीय अनुपात में बढ़ती है, किसने कहा है? माल्थस ने कहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? ये भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि मजूमदार जाति को एक बंद वर्ग मानते हैं। दी हरिजन एलीट बुक किसकी है? तो हरिजन एलीट बुक उस टाइम पे ऐसा था, कई लोगों की गलत हुई थी, लेकिन अभी तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता होगा, हरिजन एलीट सच्चिदानंद की बुक है। और इसको भी आप इस तरह से कर सकते थे कि हरिजन एलीट, वैसे बुक में ये मेंशन है, बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछी गई थी, दी हुई है कई बुक्स में कि हरिजन एलीट बुक किसकी है, तो सच्चिदानंद की थी। और ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही पूछा गया था, तो उस टाइम के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अभी तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। संस्कृताइजेशन की बात कौन करता है? श्रीनिवास, आपको पता ही है, तो इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, वो स्टार्ट हुआ था आपका बॉम्बे, इंडियन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑथर कौन है? तो ये बुक काफ़ी पूछी जाती है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होगी तो उसके हो जाएंगे आंसर PH प्रभु। प्रभु करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी निम्नलिखित पुस्तक से कौन सी पुस्तक घुरिये द्वारा लिखित बुक है? तो घुरिये की बुक पूछ रहा है कौन सी है, तो इसमें घुरिये की बुक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। उन्होंने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक, और इसमें मैंने थियोलॉजिकल की भी तीनों स्टेज बता रखी हैं कौन कौन सी हैं, तो आप हमारे लेक्चर में जाके उसको डीपली देख सकते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता होगा कि कौन कौन सी स्टेज हैं, जिसमें उन्होंने फैटिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म की बात की है। यू फंक्शन और डिसफंक्शन के कॉन्सेप्ट को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये उस टाइम पे कई लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो यू फंक्शन की जब बात होती है तो उसमें आ जाते हैं मेरियन जे लेवी, उन्होंने इसकी बात की है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा था उस टाइम पे, नया क्वेश्चन था, अभी तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सहभागी प्रक्रिया नहीं है? तो सहभागी ये भी आप पढ़ चुके हैं, कौन सा एसोसिएटिव प्रोसेस में नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें सहयोग तो हो जाएगा आपका एसोसिएटिव, और सात्मीकरण समायोजन हो जाएगा, जो कंट्रावेंशन है वो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बुक किसकी है? तो ये तो आपको पता ही है, कर्वे की बुक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो जब भी रिलेशन की बात होगी तो आंसर होगा मैकाइवर पेज, ऑप्शन ये करेक्ट है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? ये भी आपको पता ही है, पॉजिटिविज्म की बात कॉम्ट ने की थी। नेक्स्ट है सेक्रेड एंड प्रोफेन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सेक्रेड और प्रोफेन की बात कौन करता है? दरखाइम करते हैं, और इसमें मैंने बताया समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको दो भागों में बांटा है, सेक्रेड और प्रोफेन में, और धर्म को वो पवित्र मानते हैं, दरखाइम। नेक्स्ट किसने कहा है? यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के आसमान समन्वय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि उन्होंने इसमें, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब भी तो मैंने पहले भी बताया था कि जो बुगार्ड्स हैं वो कई बार इसके पहले वाले में बताया था कि वो कई बार क्रिटिक के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने इसमें ये कहा कि यूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट का किया है। अब किसमें इसमें मुखर्जी को क्रिटिक करते हुए बताते हैं कि जो मुखर्जी की थिंकिंग है वो रिप्रेजेंट करती है क्या? अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट। तो ये बुगार्ड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि ये कॉम्बिनेशन अनयूजुअल है। तो आप ध्यान रखेंगे अगर कि क्रिटिक्स कुछ हो रहा है तो वैसे बुगार्ड्स करके आंसर हो सकता है। इसके पहले वाले में भी कुछ बुगार्ड्स का एक कोटेशन था जिसमें क्रिटिक ही कर रहे थे वो। तो इस तरह से हमने देखा कि बुगार्ड्स ने दो लोगों की क्रिटिक की है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे पहले कब लॉन्च हुई थी? तो वो जो लॉन्च हुई थी वो लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है जेपी मर्डॉक ने कहा कि द्वितीयक नातेदार के अंतर्गत कौन आता है? तो द्वितीयक में कितने आते हैं? 33। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ कौन नहीं है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं, ना कि मृत्यु होता है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? ये तो आपको पता ही है। अभौतिक में कौन आता है? भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात कौन करता है? तो वो करते हैं एग्बर्न। नेक्स्ट है आणविक और गृहस्थ, यानी ऑटोमेस्टिक और डोमेस्टिक फैमिली की बात कौन करता है? तो ऑटोमेस्टिक और डोमेस्टिक फैमिली की बात करते हैं जिमरमैन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति था? तो जब भी फर्स्ट की बात होगी तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट की बात होगी तो आपके हो जाएंगे काका कालेलकर, और उन्होंने कास्ट को वो माना है, कास्ट के बेस पे बात की थी। नेक्स्ट है श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो श्वेतवसन अपराध के साथ नाम जुड़ा हुआ है सदरलैंड का। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चातीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो मूल्यों में उन्होंने मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद और रैशनलिज्म की बात की थी। उन्होंने ह्यूमैनिटी के साथ साथ उन्होंने रैशनलिज्म की भी बात की थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं रिपीट हुआ है तो मे भी रिपीट हो जाए। तो आपको याद रखना है, मानवता के साथ रैशनैलिटी की भी बात करते हैं कौन? योगेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो जनसंख्या की रचना कौन करेगा? जिसमें तीनों चीज़ें आती हैं, जन्म मृत्यु दर, माइग्रेशन और सेक्स रेशियो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव।
समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आइडल टाइप की अवधारणा किसने विकसित की? तो मैंने अभी लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि आइडल टाइप की बात कौन करता है, और वेबर करते हैं, और उसमें मैंने आइडल टाइप को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो वेबर के पार्ट 3 वाली वीडियो को जाके देखिएगा, और उसमें आइडल टाइप एक बार अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको 100% आइडल टाइप तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप उससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए हैं जो अभी तक कहीं नहीं पूछे गए हैं, तो एक बार आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन। जब भी ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन की बात होगी तो आपका आंसर हो जाएगा वार्नर, और जब भी प्रोक्रिएशन की बात होगी तो उसका मतलब होगा जिसमें हम बच्चों को जन्म देंगे, और ओरिएंटेशन का मतलब है जिसमें हमने जन्म लिया होगा। तो ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट हमारा है असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तो आपको पता ही है, नॉन कोऑपरेशन, महात्मा गांधी। लेवी रेट का क्या मतलब होता है? जब हम मैरिज करते हैं जो पति के भाई के साथ में, तो वो हो जाता है लेवी रेट, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगस्त कांट का जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है वो सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? जब मैंने आपको अगस्त कांट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था बहुत ही अच्छे से, और वो इसलिए रैखिक आता है क्योंकि उन्होंने एक लाइन में ही बताया है कि कैसे पहले क्या सोचा जाता था, फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बात की। तो ऐसे, और उसमें रिपीटेशन की बात नहीं करते हैं, तो इसलिए वो जो उनका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है जिसमें थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म की उन्होंने बात की है, तो वो रैखिक सिद्धांत है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा बुक कौन सी लिखी गई है? तो राधा कमल मुखर्जी की जो बुक थी वो थी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करता है? ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, दरखाइम इज करेक्ट आंसर। सामुदायिक भाव के 3 तत्वों की बात कौन करता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 3 तत्व कौन कौन से हैं? कम्युनिटी सेंटिमेंट के वी फीलिंग, रोल फीलिंग एंड डिपेंडेंसी फीलिंग। तो ये क्वेश्चन पहले तो ये पूछेगा इसमें कोई कौन कौन से 3 तत्व हैं, वी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग, और तब पूछेगा कि ये किसने दिया है। तो पहले तो आप ये लर्न कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये मैकाइवर एवं पेज ने दी हैं 3 एलिमेंट दिए हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट की, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कम्युनिटी में ये 3 चीज़ें होंगी तभी किसी भी समुदाय कम्युनिटी को हम कह सकते हैं कम्युनिटी है, क्योंकि कम्युनिटी में एक हम का भाव होना चाहिए, रोल फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ हमारी इनके लिए क्या भूमिका है, और डिपेंडेंसी फीलिंग होनी चाहिए। तो आप कभी को किसी को अगर एक्सप्लेन करें कि कम्युनिटी क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिटी, तो आप कह सकते हैं कम्युनिटी में ये 3 एलिमेंट्स होनी चाहिए, वी फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग एंड रोल फीलिंग, गिवन बाय मैकाइवर एंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो डेविस एंड मूर हैं, लेकिन अगर मूर नहीं रहता तो डेविस को ही हम करेक्ट मानेंगे। हायरार्की ऑफ वैल्यूज़, हायरार्की ऑफ साइंस की बात किसने की है? तो मैंने ये भी आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ऑगस्ट कॉम्ट ने की, और उसमें मैंने ये भी बताया पहले कौन सा आता है, लास्ट कौन सा आता है, और कौन सी बुक में पूछा गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एथिक्स की बात की है वो उन्होंने अपनी दूसरी बुक में की है, पॉलिटी वाली में, बाकी सब की बात वो पॉजिटिव फिलॉसफी वाली में करते हैं। तो आप हमारे लेक्चर को जाके एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा जिन क्वेश्चंस पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपने मिस कर दिया हो या रैंडमली आपने देखा हो तो आपको नहीं याद हो, तो एक बार आप जाके चेकआउट कर लेना। और उसमें मैंने ये भी बताया कि सिस्टमेटिक कौन कौन सी आती, तो ये पीजीटी में बहुत पूछा जाता है, पहले कौन सा था वो सभी को पता होगा, मैथ से शुरू होकर सोशियोलॉजी तक आता है, उसके बाद उन्होंने लास्ट में एथिक्स की बात की है, नीति शास्त्र की, और सोशियोलॉजी से पहले जो है बायो आता है, और वो कहते हैं बायो के बाद आता है, इसलिए बायो से ज़्यादा प्रभावित है, और सोशियोलॉजी सबसे लास्ट में। तो ये सबसे जटिल सब्जेक्ट है और मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, ये सब कुछ हमने अपने लेक्चर में बता रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अभी मैंने बताया, इसकी बात कौन करते हैं? लुकिंग ग्लास थ्योरी कूले की है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट पेरेटो की है, तो ये तो आसानी से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसका है? तो वो है
श्रीनिवास का, ये भी आपको पता ही। तो आपने देखा इसमें बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी अच्छा पेपर था, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो कन्फ्यूज़न वाला हो। जैसे अभी तक आपने किए उसमें हर पेपर में आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिले जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहे। तो नेक्स्ट है हमारा, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च, देखा आपने कि कितनी बार हमने यही क्वेश्चन को रिपीट किया। और मैंने बताया था पीजीटी में वो जब भी बात करता है तो एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, यही पूछा गया। हर बार इन्होंने प्रतिलोम विवाह को ही पूछा है। तो पीजीटी में तो प्रतिलोम विवाह ही पूछा जा रहा है। अभी तक एक बार ही इन्होंने अनुलोम विवाह की बात की और उसमें मैंने बता रखा है आपको लर्न करना है सिर्फ अनुलोम विवाह, जिसमें जो पुरुष है उसका स्टेटस उच्च होगा और अगर पुरुष का स्टेटस निम्न है तो वो हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया बुक किसकी है? ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है AR देसाई की बुक और काफ़ी पूछी जा रही। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया बुक किसकी है? AR देसाई की। नेक्स्ट है हमारी बुक हमारा सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये स्टैटिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो स्टैटिफिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल फीचर, इस यूनिवर्सल फीचर होता है क्योंकि हर जगह स्टैटिफिकेशन पाया जाता है किसी न किसी रूप में। ये किसी खास समाज तक ही सीमित नहीं होता है, ये एक स्थानीय लोकल विशेषता भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल है, ये केवल भारत तक ही सीमित है। तो ये सीमित तो होता ही नहीं और ना ही लोकल है, इसलिए यूनिवर्सल होगा। नेक्स्ट है हमारा किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द है, लोगस एक यूनानी शब्द है और इस प्रकार हमारा विज्ञान जो है वो 2 भाषाओं की दोगली संतान है। तो ये किसने कहा? कहा है रॉबर्ट बीरस्टीड ने। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बीरस्टीड और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें पहले तो 2 आंसर्स थे, कहीं कहीं पे PH प्रभु था और कहीं कहीं पे कपाड़िया था, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर था वो कपाड़िया ही था, क्योंकि कहीं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो उसमें कहीं पे मेंशन था PH प्रभु का। कुछ लोगों ने उसको लर्न किया होगा फिर रिपीट कर दिया होगा तो वो रॉन्ग हो गया होगा। अभी के लिए मैं बता रही हूँ, ये करेक्ट आंसर है KM कपाड़िया। धर्म, प्रजा, रति की बात किसने की है? KM कपाड़िया ने। तो आप इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? तो समिति की विशेषता क्या नहीं है? व्यक्ति, कलेक्टिविटी ऑफ पीपल तो होना ही चाहिए, उनके पास कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। तो ये 3 तो हैं। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, तो ये उसमें कम्युनिटी में समिति में तो ये नहीं होगा, ये कम्युनिटी में होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैचिंग वाला। तो इसमें बुक्स लिखी हुई हैं, मैच करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको अभी मैंने बताया था जब स्पेंसर पढ़ाया था, किसकी बुक है? स्पेंसर की बुक है। और आपको होली फैमिली पता ही होगी, मार्क्स की है। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी? ये भी मैंने बताया, दरखाइम की। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है वो किसकी है? वेबर की। तो ये बहुत ही इजी बुक्स पूछी गई थी, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देते हैं। मर्डॉक के अकॉर्डिंग जो तृतीयक संबंधी के नातेदार आते हैं वो कितने हैं? वो हैं 151। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा, इसलिए इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने कहा सामाजिकरण सीखना है? ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब भी सोशलाइजेशन में सीखने की बात होगी तो कौन होगा? जॉनसन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सामाजिकरण के संदर्भ में आई एंड मी की कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो वो दिया है मीड ने, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है संघर्षशील समाज, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसका कॉन्सेप्ट है? स्पेंसर का है। और मैंने उसमें स्पेंसर के टाइप ऑफ सोसाइटीज़ के बहुत सारे आधार पे बता रखा है कि किसमें कितने दिए। तो उन्होंने किसी में 2 दिए, किसी में 4 दिए, किसी में 3 दिए। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके स्पेंसर को चेक करिएगा, उनके टाइप ऑफ सोसाइटीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ये वाले टाइप नहीं पूछ रहा है, इनके अदर टाइप्स को पूछ रहा है जो उन्होंने और टाइप्स दिए हैं, वो कई बार लोगों को नहीं पता होता है, तो आप वहाँ जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है? तो इसमें है सोशल ग्रुप की पूछ रहा है। तो उसमें सोशल ग्रुप में क्या होगा? शारीरिक समीपता। अभी आपने पढ़ा है उसमें कम्युनिटी में बता रहे थे वी फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग, रोल फीलिंग, मैकाबर एंड पेसे। तो उसका अगर उसको जोड़ के आप इसको देखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे कि सोशल ग्रुप में क्या होना चाहिए?
शारीरिक समीपता तो होनी चाहिए। स्ट्रेटिफिकेशन की बात वो क्यों करेंगे ग्रुप में, ना कि कम्युनिटी की और ना ही इंस्टीट्यूशन की, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रय किया गया, जो क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है। तो जब भी उसमें मैरिज बाय परचेज होगा तो वो आपका हो जाएगा असुर विवाह। असुर मैरिज में ही मैरिज बाय परचेज होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया है। तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो चलाया है वो चलाया है विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है हमारा यांत्रिक एवं सावी एकता के आधार पर समाज को किसने बांटा है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, इमाम तरकीम। किसने लघु तथा वृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया है। तो लिटिल और ग्रेट एडिशन की बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया। और 5 श्रेणी कौन सी हैं, ये थ्योरीज के टाइप्स पूछ रहा है। तो इसमें इन्होंने बताया है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फॉर्मल थ्योरी, सोशल बिहेवियरिज्म, सोशलॉजिकल फंक्शनलिज्म। तो ये जो आंसर था उसमें तो मार्टिनडेल था, क्योंकि ये लोग नहीं थे, इन लोगों के इसमें इतना बात नहीं की गई थी। वैसे जो टाइप्स ऑफ थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें काम किया है। मैं जब आपको रिसर्च पढ़ाऊँगी तो उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगी कि किसने किसने कौन कौन से टाइप दिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ थ्योरी। तो अगर आप अलग से भी इसको कवर करना चाहते हैं तो एक बार जाके टाइप्स ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप्स दिए हैं थ्योरी के। फिलहाल आपको यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मार्टिनडेल ने जो 5 टाइप दिए उनको लर्न करिए। लर्न करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। 2 तरह की इन्होंने थ्योरी बताई हैं, जिसमें है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और फॉर्मल थ्योरी। तो यहाँ पे आप 2 तो आपने लर्न कर ली, अब बचे 3। तो उसमें आपको क्या याद करना है, PSS याद करना है। तो अगर आपको PSS याद होगा तो आप कर लेंगे। पॉजिटिविस्टिक ऑर्गेनिज्म है, सोशल बिहेवियरिज्म है और सोशल फंक्शनलिज्म है। तो आपने ध्यान दिया कि 2 थ्योरी हैं, जिसमें है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी। उसके अलावा PSS याद करना है। P से पॉजिटिविस्टिक, S से सोशल बिहेवियरिज्म और S से सोशलॉजिकल फंक्शनलिज्म। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और अब अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, इसमें से कोई दूसरे का टाइप दे देगा और फिर आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो चार्ल्स कूले की जो बुक है वो तो आप वैसे बुक भी पूछी जाती है, वो बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है। तो आपको पता ही है द्विज कौन से हैं, वैसे भी निम्न में शूद्री आएगा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है वो द्विज में आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आधार पर अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने एक्सचेंज थ्योरी को विकसित किया। तो एक्सचेंज थ्योरी को इसमें जो आंसर माना गया था वो मेलिनोस्की को माना गया था कि इन्होंने विकसित किया। और अगर वैसे हम जन्म के आधार पर देखें तो जो फ्रेजर थे उनका जन्म हुआ था 1854 में, और जो मेलिनोस्की थे उनका जन्म हुआ था 1884 में। और इसी के साथ साथ एक और आते हैं होमेंस, तो उनका जन्म हुआ था 1895 में। तो अगर ऐसे देखा जाए जन्म के आधार पे तो पहले तो फ्रेजर हैं, उसके बाद में मेलिनोस्की हैं और फिर 3rd नंबर पे आते हैं होमेंस। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पे हु डेवलप्ड द एक्सचेंज थ्योरी। तो जब पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल स्टडी किसके, ऑन द ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, तो उसमें फिर मेलिनोस्की हैं। और वैसे फ्रेजर का भी जो काम है मैजिक रिलीजन एंड मैथोलॉजी इनकी बुक थी, तो उनका भी काम कुछ ऐसे ही है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन फिलहाल आपको लर्न करना है। जब इसमें पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की अनुभाविक जो जातियाँ हैं उसके आधार पे अनुभाविक स्टडी किसने की, एम्पिरिकल स्टडी किसने की है, तो उसमें आंसर हो जाएगा मेलिनोस्की, क्योंकि ये इसमें मेलिनोस्की को ही करेक्ट माना गया है। और अगर बर्थ के अकॉर्डिंग पूछेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, तो वो मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि फ्रेजर फर्स्ट रहेंगे, मेलिनोस्की सेकंड और थर्ड होमेंस रहेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत मिलेगा, तो वो है ऋग्वेद में। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बुक किसने लिखी, तो वो लिखी वेस्टरमार्क ने। इसमें तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो जब स्वरूपात्मक की बात होगी तो ऑलरेडी हो जाएंगे जॉर्ज सेमल। नेक्स्ट है, जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं।
तो उसमें मैंने बताया था कि जब उसको जेल में नहीं रखकर अच्छे आचरण के लिए परिवार के साथ किसी कुछ ज़मानत के आधार पर छोड़ दिया जाता, जो आपने देखा था स्टार्टिंग में ही मैंने पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें था परिवीक्षा आंसर, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन था कुछ क्योंकि कहीं कहीं पैरोल दिया था, तो फिर मैंने बाद में उसको एक्सप्लेन किया था। पैरोल तो तभी होगा जब जेल में रहकर आप अच्छा आचरण करते हैं, तो कुछ दिन के लिए कुछ स्पेशल ओकेज़न पे आपको घर के लिए भेज दिया जाता है कि शादी है, फंक्शन है या कोई बीमार है, तो आप 10 दिन के लिए चले जाओ, वो होता है पैरोल। लेकिन अगर आपको परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो फिर वो हो जाएगा परिवीक्षा, क्योंकि परिवीक्षा में ये नहीं है कि आपको उस दिन के लिए फिर आपको ज़मानत के आधार पे छोड़ दिया गया और आप अब रह सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बुक किसकी है, वो तो आपको पता ही है, योगेंद्र सिंह की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है निर्धनता का, तो अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आपको पता ही है, ऑल ऑफ एबव है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने कहा युद्ध सामाजिक विघटन का जो उग्रतम रूप है, तो वैसे ये जो डेफिनेशन है वो तो है इलियट एंड मेरिल की। इलियट एंड मेरिल ने कहा है कि जो युद्ध है वो सामाजिक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का वायलेंट है, तो वार को इन्होंने माना है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट वायलेंट फॉर्म। और इसके साथ ही साथ इन्होंने युद्ध में ये भी कहा है, इनकी जो डेफिनेशन है वो ये थी कि उसमें क्या होता है, जो संबंध हैं किसी व्यक्ति के वो टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलियट और मेरिल की डेफिनेशन है जिसमें वो कहते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कब होता है, जब संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया कि ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। अब आप इसको मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया कि संबंध टूटेंगे या समाप्त होंगे किसमें, आप एग्जाम्पल रख सकते हो कि युद्ध में आपके संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं जिनसे आपका युद्ध होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको ये डेफिनेशन लर्न होगी तो आप उसके जो इन्होंने घुमाने के लिए डेफिनेशन दी वो भी आराम से कर लेंगे। तो आपको इसलिए दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि कैसे भी क्वेश्चन घुमाए तो आप उसको कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर है इलियट एंड मेरिल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में समाजशास्त्रियों में किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी, तो इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था कि संरचनाकरण की बात कर रहा है कि संरचनावाद की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था ना, जब स्ट्रक्चरेशन की बात होगी तो गिडिंग्स होंगे, लेकिन जब स्ट्रक्चरलिज्म की बात होगी तब श्रीनिवास होंगे। तो आपको देखना है संरचनाकरण है कि संरचनावाद है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब भी कभी ये क्वेश्चन रिपीट हो तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है जल्दी जल्दी में, और क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है, तो ये आपको पता ही है, कॉन्ट है, इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है। किसने निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं के साथ जोड़ा है, तो मैंने अभी लेटेस्ट ही पढ़ाया है आपको, मैक्स वेबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, तो मैंने बताया था कि उसमें 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज में। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आपको पता है जब भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात होगी तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लूमर। नेक्स्ट है, जब पूर्णतया कोई वर्ग आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहेंगे, ये कौन कहता है, कूले। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये तो आपको पता ही है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, सामान्यीकरण अन्य की बात कौन करता है, वो करते हैं मीड। निम्नलिखित में से किसने पैरोक्लाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन की बात की है, तो वो की है मैकिम मैरियट ने, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। एथनोसेंट्रिज्म की बात कौन करता है, तो एथनोसेंट्रिज्म की बात सबसे पहले करते हैं समनर, और इसका मतलब होता है हम अपनी कल्चर को ही बेस्ट मानते हैं, अपनी ही चीज़ों को अच्छा मानते हैं, बाकी चीज़ों को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। समाजशास्त्र में प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किसने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य स्टार्ट किया है एमाइल डर्कहाइम ने। कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो माता पिता भाई तो प्राथमिक होते हैं, चाचा नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। समाजशास्त्र सामाजिक
श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुभविक और सामान्य विज्ञान है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। अगर आप इधर देखेंगे सोशियोलॉजी को क्या मानना है, सोशियोलॉजिकल, कैटेगरिकल, प्योर, एब्स्ट्रैक्ट, जनरलाइजेशन और रैशनल एम्पिरिकल सोशियोलॉजी। तो ये जो 6 बातें दी हैं वो रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने अपनी सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में उन्होंने 6 चीज़ों की बात की है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और वो कई बार अलग अलग तरीके से पूछता है बीर स्ट्रीट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये पूरे ही याद होने चाहिए कि ये 6-7 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो उसमें नंबर 1 पे हो जाएगा सोशल, नंबर 2 पे हो जाएगा कैटेगरिकल, फिर प्योर, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर जनरलाइजेशन, फिर रैशनल एंड एम्पिरिकल, और फिर हो जाएगा जनरल साइंस। तो ये 7 विशेषताएं जो हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिटी का उदाहरण है? तो कम्युनिटी में क्या हो जाएगा, संघ लिखा हुआ है, व्यापारिक संघ, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। वर्ण और दल ये सब तो नहीं होगा, जब एक ग्रुप होगा तभी कम्युनिटी होगा। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा किसने दी है? तो जब सोशल कैपिलरिटी की बात होगी तो उसमें हो जाएंगे आपके ड्यूमो। नेक्स्ट है हमारा कौन सा जोड़ा गलत है ये ढूंढना है। तो इसमें इन्होंने आधा लिखा हुआ है, किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी इनकी तो बुक है ही, गिलिन एंड गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी है, और मैकाइवर एंड पेज की सोसाइटी है। लेकिन के.एम. कपाड़िया की हिंदू मैरिज नहीं है, इनकी जो बुक है वो मैरिज की जगह है हिंदू किनशिप। इसकी जगह क्या हो जाएगा, किनशिप। तो इसलिए इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, हिंदू मैरिज ना होके हिंदू बुक है किनशिप, जो कि पब्लिश हुई है इनकी 1947 में। और दूसरी जो इनकी बुक है के.एम. कपाड़िया की, वो भी काफ़ी फेमस है, पूछी जाती है, वो है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। तो ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ये वाली बुक पब्लिश हुई थी 1966 में। तो ये दोनों ही बुक इम्पॉर्टेंट है। एक तो कपाड़िया की बुक है हिंदू किनशिप जो कि पब्लिश हुई 1947 में, दूसरी है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, वो बुक पब्लिश हुई थी 1966 में। तो इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए हिंदू किनशिप की जगह मैरिज लिख दिया था, जो कि इनकरेक्ट है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य के समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में बांटा है? तो प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में किसने बांटा है? फूले ने बांटा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा का सेवा के एक प्रकार का बोध होता है अथवा साधन का बोध होता है। तो इधर आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। एसोसिएशन डिनोट मेंबरशिप। एसोसिएशन का मतलब सीधा है मेंबरशिप, और इंस्टीट्यूशन का मतलब है मोड और मीन्स ऑफ सर्विस। तो अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये इजी पड़ जाएगा कि आप ऐसे बता सकते हैं कि एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है सीधा मेंबरशिप, और जब हम उसकी बात करेंगे इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, तो उसका सीधा मतलब है मोर और मीन्स ऑफ सर्विस। तो इस तरह से आप करके बता सकते हैं। और ये डेफिनेशन दी किसने है? मैकाइवर एंड पेज ने। ये इनकी करेक्ट डेफिनेशन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन थी, जिसमें सदस्यता हमें जो समिति है वो सदस्यता का बोध कराएगी, और जो संस्था है वो सेवा या साधन का बोध कराएगी। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे इसमें जो आगमन और निम्कॉफ हैं, उन्होंने कहा कि जो जब हम किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो आगमन और निम्कॉफ हैं वो एक विशेष स्वार्थ की बात करते हैं, विशेष स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, और इसके साथ ही साथ सामान्य इच्छाओं की भी पूर्ति के लिए बात करते हैं। तो आगमन और निम्कॉफ हो जाएंगे। आप इसको ध्यान रखना अगर इनकेस इनकी पूछता है। और इसमें जो गिलिन एंड गिलिन है, तो उन्होंने कहा था कि जो भी समिति है उसके लिए एक संगठित मान्यता प्राप्त या स्वीकृत जो व्यवहार कार्यप्रणाली होती है। वैसे तो ये मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन लगती है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए आपको याद करना यहाँ पे क्या है, जब समिति में किसी मान्यता प्राप्त कार्यप्रणाली या व्यवहार की बात हो रही होगी,
तो वहाँ पे गिलीन हो जाएंगे। जब समिति की बात में मान्यता प्राप्त कार्यप्रणाली या स्वीकृत व्यवहार की बात होगी तो गिलीन हो जाएंगे। और इसलिए इसमें हमने आपको बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैकाइवर एवं पेज की एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा, उन्होंने एक ये भी कहा था कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं और अनेक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जानबूझकर सहयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे विशेष स्वार्थ की बात होगी तो आगबन निम्नकॉफ हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर अनेक स्वार्थ की बात होगी, अनेक स्वार्थ की, तो कौन होगा? मैकाइवर एवं पेज। और इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी डेफिनेशन भी दी है। उसमें उन्होंने क्या कहा, जो दूसरी डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने कहा है कि एक विशेष उद्देश्य होगा। तो आपको दो चीज़ें याद करनी होंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा क्योंकि मैंने कई चीज़ें एक साथ बता दी हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा दूँ। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जो मैकाइवर एवं पेज है उनकी एक डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं वो है स्क्रीन पे। दूसरी डेफिनेशन में उन्होंने कहा इसमें अनेक स्वार्थ होते हैं, तो आपको याद क्या रखना है? अनेक। और एक जो दूसरी डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है इनकी, इसलिए हमने तीनों को डिस्कस कर दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि जो विशेष उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए संगठित होंगे। तो विशेष उद्देश्य के साथ विशेष अनेक स्वार्थों की भी बात करते हैं। आगबन और निम्नकॉफ किसकी बात करते हैं? इन्होंने कहा विशेष स्वार्थ होगा। ये क्लियर हो गया? विशेष स्वार्थ आगबन निम्नकॉफ, अनेक स्वार्थ मैकाइवर एवं पेज। गिलिन जो हैं उन्होंने कहा कि जो समिति है वो एक उद्देश्य के लिए संगठित की जाती है, लेकिन उसमें की पॉइंट क्या है? मान्यता प्राप्त, जो मैंने बताया, या व्यवहार, मान्यता प्राप्त कार्यप्रणाली या स्वीकृत कार्यप्रणाली से व्यवहार करते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन है और तीनों इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट है किसने सेंसेट आइडिएशनल आइडियलिस्टिक की बात की है, तो ये की है सोरोकिन ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजशास्त्र ना तो अन्य विज्ञानों की गृह स्वामिनी है, ना ही उनकी दासी, अपितु उनकी भंगिनी मानी जाती है। तो ये किसने कहा? जब ना तो दासी होती है, ना तो उनकी गृह स्वामिनी होती है, बल्कि उनकी भंगिनी मानी जाती है, तो ऐसी बात कौन कहता है? सिस्टर के रूप में बार्न्स और बेकर। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पीजीटी में तो अक्सर पूछी जाती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था 3 डायमेंशनल थ्योरी भी उसको कहते हैं, या 3 स्टेज थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन आप मेरे लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। पार्ट 3 या पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया है, इसको आप चेकआउट कर लेना। समाज के उद्विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं, तो ये किसने कहा? जब जुड़वा बहनों की बात होगी तो क्रोबर हो जाएंगे। बार्न्स और बेकर ने क्या कहा? ना तो दासी हैं ना तो वो हैं गृह स्वामिनी, वो वाली बात इन्होंने कही है। तो आपको दोनों ही कोटेशन लर्न होने चाहिए। दासी नहीं है, ये कौन कहता है? बार्न्स बेकर। क्रोबर क्या कहते हैं? दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो जुड़वा बहनों की बात कौन करेगा? क्रोबर। और ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आती भी हैं, कंफ्यूज भी कर देती हैं। परिहास का संबंध रिपीटेड है क्वेश्चन। जोकिंग रिलेशनशिप किस में होते हैं? जीजा और साली के मध्य होते हैं। निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसने एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेगा? तो जब अंगीकृत कर लेगा किसी भी चीज़ को तो क्या हो जाएगा? सात्वीकरण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी जब देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है डर्कहाइम का क्या है। तो डर्कहाइम ने उसमें जो बात की है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने 3 में बांटा है। उसमें क्या क्या है? सोशल मॉर्फोलॉजी की वो बात करते हैं, सोशल फिजियोलॉजी की बात करते हैं और जनरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। हेरिटेज की बात नहीं करते हैं, और मैंने ये भी बता रखा है कि हेरिटेज की बात कौन करता है, तो आप मेरे जाके लेक्चर में चेकआउट कर लेना। और अभी आपको लर्न करना है SPMA और SM और उसके साथ साथ GS। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है डर्कहाइम ने। सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। डर्कहाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ बात कर रहा है यूपी की, उससे पहले बात कर रहा था भारत की। तो जब यूपी की बात होगी तो आपको पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? तो संस्था का उदाहरण आपको पता ही है, जाति, विवाह, परिवार, ये तीनों ही संस्थाएं हैं। और ये क्वेश्चन कई बार कई लोगों का गलत हो चुका था, लेकिन अब गलत मत करिएगा, ये तीनों ही संस्थाएं ही हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ये मैंने आपको जब पीजीटी 2016 वाला पेपर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जब विचारों की बात होगी तो उसमें कौन होगा। अब आप मुझे बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था और ये भी बताया था कि रिपीट हो सकता है। तो ये है क्वेश्चन आगबन और निमकॉफ की, क्योंकि वो मानते हैं जो सोशल चेंज होता है वो किसी भी व्यक्ति की आइडियोलॉजी की आइडियाज़ से चेंज होता है। तो आइडिया की जब बात होगी तो आंसर हो जाएगा आगबन और निमकॉफ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइडिया और आ से आइडिया, आ से आगबन और निमकॉफ को मैच कर देना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब 1955 के अकॉर्डिंग पूछेगा कौन मना है, तो मना तो है सपिंड विवाह। और किसमें जो वो थे वो जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया। तो सगोत्र और सप्रवर जब होगा तो इन दोनों को एक साथ पूछा जाएगा। और अगर हिंदू विवाह के अकॉर्डिंग पूछेगा तो तीनों ही मना है, लेकिन अगर 1955 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो सपिंड विवाह मना है। तो आप इस क्वेश्चन को जब भी करना तो बहुत ही ध्यान से देखना कि वो पूछ क्या रहा है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शन बन जाते हैं। कहीं पे तीनों होता है, कहीं पे सपिंड होता है। लेकिन एक ट्रिक है, जब भी सप्रवर और सगोत्र की बात करेगा तो ये दोनों एक साथ दिए होते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखना। अब हमारा क्वेश्चन है मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन है? तो इसमें है आपके राधा कमल मुखर्जी, आपको पता ही है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वर्ग संघर्ष की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। निम्नलिखित में से एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात किसने की है? तो वो की है मर्टन ने, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रक्रियात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और समूह चिंतन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। ये डेफिनेशन जो थी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही कोजर ही था। तो इसने क्या कहा है, जो एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रक्रियात्मक होने की अपेक्षा, तो उसमें कह रहे हैं कि दुष्प्रक्रियात्मक नहीं, मतलब पॉजिटिविटी में देख रहे हैं, समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। तो जब भी आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट में वो नेसेसरी की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोजर कहते हैं छोटे छोटे ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होते रहना चाहिए, नहीं तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये सब क्या करते हैं, सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। ये भी पूछा गया है किसने कॉन्फ्लिक्ट को सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा है, तो कोजर ने देखा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और मैंने आपको बता दिया कि इसमें कैसे आप इसका करेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है व्यवहारिक रूप से कोई भी विज्ञान स्वतंत्र नहीं है। केवल गणित को छोड़ के कोई भी विज्ञान स्वतंत्र नहीं है जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप काउंट लगा सकते हैं। देखिए जैसे किसी ने काउंट लगाया भी था प्रीवियस ईयर के पेपर में, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है सोरोकिन। तो जब आप इसमें देखेंगे सोरोकिन की बात हो रही है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी विज्ञान व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र विज्ञान नहीं है गणित को छोड़ के। तो ऐसी बात किसने की है? सोरोकिन ने की है और इसको इसमें आंसर माना गया है करेक्ट, सोरोकिन। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक उससे संबंधित नहीं है? तो आपको देखना है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उससे कौन संबंधित नहीं है। तो उसमें एल.टी. हॉब हाउस है, इससे संबंधित नहीं है। किससे? जो आपका ये है फॉर्मल स्कूल, क्योंकि फॉर्मल स्कूल में कौन कौन लोग आते हैं? आपके आते हैं जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, टॉनेज, वीरकांत और वॉनविज, ये लोग आते हैं। तो इसलिए इसमें हॉब हाउस नहीं होंगे, क्योंकि वो सिंथेटिक स्कूल में आते हैं, दुर्खीम, हॉब हाउस और ये लोग। तो निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? अभी मैंने आपको बताया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐच्छिक सदस्यता की बात कौन करता है, तो समिति में होता है। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा। ये कोटेशन अच्छा है, डीपी मुखर्जी का क्वेश्चन था भारतीय समाज खुला होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो आप ध्यान से इसको देख लेना। पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है? हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, वेबर हैं।
तो आपने देखा कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, काफ़ी अच्छे थे और ऐसे ही क्वेश्चंस अब आएंगे, क्योंकि जितना जितना मॉडर्निटी आती जा रही है पेपर में आप देख रहे हैं सुधार होता जा रहा है। तो उस हिसाब से पेपर में इसमें कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे जो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो, जिसमें समझ में नहीं आ रहा हो या एक के दो क्वेश्चन आंसर्स हों, ऐसा कुछ नहीं था। एक मलिनोव्स्की वाला थोड़ा सा था तो मैंने उसमें भी बता दिया है। तो आपने देखा इस तरह से मैंने अभी तक जितने भी पेपर्स थे पीजीटी के वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। और मुझे पता है आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा ये बोरिंग हो जाता है किसी के लिए भी इतना लॉन्ग पेपर सॉल्व करना। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको देखो पूरा समझो, लेकिन जिन क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है एक बार आप उसको देख लो, और जिसमें मैंने चेक करके करेक्ट आंसर बताया उसको देख लो। उसी के साथ साथ आप ये देख लो कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे पे क्वेश्चंस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने सारे पेपर को देख के क्या एनालिटिकल निकाला कि क्रिटिक पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपने देखा इसी के साथ साथ कि डेफिनेशन पे भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं पीजीटी के एग्ज़ाम में, और प्रीवियस ईयर से रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये 2-3 चीज़ें आपने फाइंड आउट की। इसी के साथ साथ हमने पीजीटी के पूरे जो पेपर्स थे वो कवर कर दिए। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो हमें लगेगा कि हाँ अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम अदर पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जैसा टाइम हमारे पास होगा वैसा। बाकी हम अपने सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दो वीडियोज़ इतनी लॉन्ग आती थी तो आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाते थे, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक शॉर्ट वीडियो और एक लॉन्ग वीडियो दें, और इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उनको डिस्कस करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने गोल को सक्सेस बनाने के लिए लगे रहिए, प्रयत्न करते रहिए, विजय हमेशा होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप उसके बारे में रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए, अपने वर्क अपने कर्म के बारे में सोचिए। रिज़ल्ट तो निश्चित ही मिलेगा। जो मेहनत करेगा ईमानदारी के साथ उसको कभी भी ऊपर वाला धोखा नहीं देगा। तो आप एक चीज़ में विश्वास बनाए रखिए कि आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर मन लगा के मेहनत कर रहे हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ साथ आप सभी पेपर्स को रिवाइज़ करिए जैसे आपको टाइम मिले, और पीजीटी को अच्छे से सक्सेस बनाइए। और हमारी विशेष आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।